Welcome back to my channel. So guys, we were doing molecular basis of inheritance और हमने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट कवर किया था अपनी लास्ट वीडियो में. तो अगर मैं आपको याद कराऊं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जहां पे हमने बात करी थी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर डालने की, और ये डिटेक्ट किया था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो एक्चुअली पास ऑन हो रहा है जब कोई चीज किसी में इन्फेक्ट करती है. एग्जाम्पल हमने लिया था वायरस और बैक्टीरिया का, करेक्ट. आज हम पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 5.2.2, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल which clearly states DNA versus RNA. Okay, so from the foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from Hershey's Chase experiment. Means कि कहने को एक्सपेरिमेंट पहले ग्रिफ्थ ने भी किया था, ठीक है, कहने को एक्सपेरिमेंट उसके 3 फेलो कलीग्स ने भी किया, और कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है. लेकिन फिर भी हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये क्रिस्टल क्लियर हो गया था और इन द बुक्स आ गया था कि डीएनए इज ओनली आवर जेनेटिक मटेरियल, और प्रोटीन साइडलाइन कर दिए गए थे. ठीक है, it became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. वही मैंने आपको बोला कि बुक्स में एस्टैब्लिश हो चुका था. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is the genetic material. और कहीं ये चीज देखी गई थी कि कुछ वायरसेस में RNA एक जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, जैसे किसमें है RNA एक जेनेटिक मटेरियल, मार्क कर लीजिए प्लीज. टोबैको मोज़ैक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज. ठीक है, इनमें ये ऐसे वायरसेस थे जिनमें आरएनए को एज जेनेटिक मटेरियल देखा गया था. आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर एज आरएनए साइडलाइन फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मैसेंजर एक्ट करना, अडेप्टर एक्ट करना, या फिर कैटालिटिक मॉलिक्यूल एक्ट करना. ठीक है, हैज टू बी फाउंड. ऐसा क्यों है? जस्ट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. अब एक बात तो हमें पता है कि डीएनए और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में शुगर का मेजर डिफरेंस है. इसमें डीऑक्सीराइबोज है, वेयरएज यहाँ पे सिर्फ राइबोज शुगर है. ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी. अब मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसके कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया है. कोई भी मॉलिक्यूल जो कहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए. एक तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपना रेप्लिका बनाने के लायक होना चाहिए. ठीक है, एबल टू डू रेप्लिकेशन. देन रेप्लिका का मतलब अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता हो, जैसे एक डीएनए है तो वो दूसरा डीएनए बनाने के लायक होना चाहिए. देन इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. मोर ओवर जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होना चाहिए. स्टेबल मतलब तुम उसकी एग्जिस्टेंस देख सको, वो आसानी से दूसरे में पास ऑन हो रहा है, ये इतनी वो स्टेबिलिटी रख रहा है कि वो सेम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, वेयर जो आरएनए है वो हमारा अनस्टेबल होता है क्योंकि वो थोड़ा रिएक्टिव होता है. ठीक है जी. It should provide the scope for slow changes, that is mutation, which are required for evolution. अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये नाम एवोल्यूशन सुना होगा, मे बी रिलेटेड टू साइंस, मे बी इवन नॉट रिलेटेड टू साइंस. जनरल नॉलेज में भी आपने सुना होगा कि लाइफ इवॉल्व करती है. हम भी कुछ एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं. इवॉल्व का मतलब कि कुछ जीन्स थी वो स्लोली म्यूटेट करी ओवर द टाइम, एंड एज अ रिजल्ट काफी चेंजेस देखने मिले. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जीन्स चेंज हुई, तो दैट चेंजिंग इज नोन एज द म्यूटेशन. और ये म्यूटेशन कब होती है? जब देयर इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स थे जिन्हें हम फैक्टर्स के नाम से जानते थे, ठीक है, वो उस टर्म्स में भी सारे रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए. तो मेंडल का तो हमने खूब अच्छा नाम इनहेरिटेंस में एस्टैब्लिश कर दिया, और इसीलिए उसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला गया था. ठीक है ना. If one examines each requirement one by one, अगर हर कोई रिक्वायरमेंट देखे one by one, because of the rule of base pairing and complementarity, ठीक है, तो both nucleic acid and that is DNA and RNA have the ability to direct their duplications. तो मतलब ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये तो दोनों कर सकते हैं, DNA भी कर सकता है, RNA भी कर सकता है. जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, नॉट इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ और एज. तो स्टेबिलिटी सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी. ठीक है, जो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ था कि डीएनए अपने अंदर वो स्टेबिलिटी अटेन करता है. ठीक है, बट
जो 2 कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है आरएनए में, वो एक थोड़ा रिएक्टिव ग्रुप है, जिसकी वजह से आरएनए लेबाइल और इजीली डिग्रेडेबल है। दैट मींस आरएनए कहीं ना कहीं रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने के कारण वो अनस्टेबल है। ठीक है। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. DNA केमिकली थोड़ा कम रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है डीएनए के कंपैरेटिवली, आरएनए के कंपैरेटिवली। आरएनए क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके सेकंड कार्बन पे जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है ना, ये उसको थोड़ा रिएक्टिव बनाता है। Therefore, among the 2 nucleic acids, DNA is a better जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, यहां तक आप अच्छे से समझना, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा टॉपिक आरएनए वर्ल्ड का भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर एंड दैट्स ऑल। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। थैंक यू।